नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आज हम बात करेंगे पुलिस के बारे में कि पुलिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और पुलिस हमारे ही समाज का एक हिस्सा होती है और पुलिस हमारे लिए हमेशा ही सदैव तत्पर खड़ा रहती है। जब हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना जब घटित होती है, तो पहले हम भगवान को याद करते हैं और भगवान के बाद अगर कोई हमें याद आते हैं, तो वो है पुलिस। और पुलिस भी जन सेवा, देशभक्ति का स्लोगन लेकर हमेशा लोगों के लिए सेवा पर लगी होती है। चाहे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे लोगों को जागरूक करना हो, पुलिस भी लगातार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में समाज को सुधारने की दिशा पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हमेशा कार्य पर लगी होती है। आज हम जानेंगे पुलिस के संबंध में कि पुलिस अनूपपुर जिले में किस प्रकार से काम कर रही है, और इसी सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ अनूपपुर पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराद जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका तो पहले हमारे जिले में स्वागत है और हमारे चैनल में भी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अभी आप लोगों का जिले में नशा मुक्ति अभियान, साइबर फ्रॉड और यातायात सुरक्षा, तीनों चीज अभियान चलाकर चलाए गए। जी सर, कैसा रहा ये अभियान और अपन कितने लोगों तक पहुंचे और किस तरीके से लोगों को हमने जागरूक किया? देखिए, पिछले साल जून के महीने में नशे से दूरी है जरूरी 1.0 अभियान चलाया गया था, जो पहला था। उसमें जिले में 9,000 लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से जागरूक किया गया था। नशे के दुष्प्रभाव और इसकी बुरी आदत और इसकी लतों से जागरूक किया गया था। इस बार उसी टाइम फ्रेम में जुलाई में फिर से 15 दिन का ये अभियान चला था, नशे से दूरी 2.0। इस बार हमने 30,000 से अधिक व्यक्तियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन रूप से जागरूक किया है और आशा है इसके लंबे टर्म में देखा जाए तो इसके हमें अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सड़क सुरक्षा की बात करें तो समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता है। ट्रैफिक, हमारा स्टाफ, ट्रैफिक प्रभारी स्कूलों में, कॉलेजों में जाके ट्रैफिक के नियमों और ट्रैफिक में कैसे हम अपना बचाव करके चलें, इसकी जागरूकता करने के लिए अभियान चलाते हैं, क्लासेस लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम सड़क पे चलने के मुख्य नियम बताते हैं और हेलमेट के बारे में, हेलमेट पहनने की आवश्यकता पे जोर देते हैं। आपने देखा होगा कि विदेशों में, अन्य देशों में आदमी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना या उस पर दबाव डालने की जरूरत नहीं होती, चालान बनाने की जरूरत नहीं होती। वो गाड़ी में जाने से पहले, टू व्हीलर पे जाने से पहले, इवन साइकिल पे जाने से पहले वो अपना हेलमेट उठाता है। वहाँ पे एक आदत बनी है, हमारे यहाँ नहीं। एक एक्सीडेंट में, मैं बहुत पहले ग्वालियर में था, एक एक्सीडेंट में मैंने देखा, एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी उनके ऊपर से निकल गई थी। तो जो व्यक्ति हेलमेट पहना था वो बच गया, उसका इलाज चला। जो व्यक्ति उसमें टू व्हीलर में हेलमेट नहीं पहना था वो स्पॉट पे खत्म हो गया। तो अगर वो पहना रहता तो बहुत अच्छे चांस थे कि उसकी जीवन बच जाता। और ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 20-22 साल के बच्चे थे वो। और एक जो खत्म हो गया वो परिवार का इकलौता लड़का था। तो हेलमेट पहनना इसलिए ज़रूरी है और इससे जीवन बचता है। इसी प्रकार सड़क के नियमों का किन्हीं कारणों से हमने देखा है कि दो चीज़ों का स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। कुछ ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट है, कुछ लॉ के क्लासेस एक आध क्लास में लगना चाहिए, जिससे बंदे को ये पता चले कि नियम क्या है, कानून क्या है और क्या चीज़ कानून का उल्लंघन है। फॉर एग्जाम्पल, खुले तौर पे हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड से हम ड्राइव करते हैं, वहाँ पे ओवरटेकिंग हमेशा राइट से करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि राइट के अलावा लेफ्ट से भी आदमी ओवरटेक कर रहा है, तो ये गलत है, इससे रिस्क बढ़ती है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है, समाज में जागरूकता नहीं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि फ्रॉड ले लें तो धोखाधड़ी, अमानत में खयानत करना, कूड़ रचना करना, गलत कागज लगा देना, चाहे वो प्राइवेट काम हो चाहे सरकारी काम हो। एक बहुत लंबे बड़े स्तर पे आपने देखा होगा, आदमी या जनरल पब्लिक इसको फ्रॉड मानती ही नहीं। तो
हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रॉड, छल कूट रचना ये होता क्या है और ये अपराध है भी कि नहीं। तो ऐसा समझ में आता है कि लॉ की भी कुछ कक्षाएं स्कूली स्तर पे होनी चाहिए। फिर हम साइबर फ्रॉड पे हैं, तो आपने देखा होगा कि क्योंकि बैंकिंग का काम, सरकार का काम, प्राइवेट कंपनियों का काम सब ऑनलाइन होता जा रहा है, तो हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड बढ़ा है। तो साइबर फ्रॉड के जागरूकता के लिए भी समय समय पे हर महीने 2 महीने में अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि जून के महीने में चलाया गया था, तीसरे सप्ताह में। तो इसके भी अच्छे प्रभाव आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 साल पहले, 3 साल पहले डिजिटल अरेस्ट के बहुत प्रकरण आते थे, और वो आना लगभग बंद हो गया। जी सर, समाज में नशा जो है बहुत घातक है। नशे के कारण कईयों की जान चली जाती है और कईयों की गृहस्थी, घर भी बर्बाद हो जाते हैं, जमा पूंजी भी चली जाती है, जिसे लेकर नशे को लेकर आपने अभी जागरूक भी किया है। सर, युवाओं के लिए इस पर 2 शब्द आप, युवाओं को, जैसे जो युवा वर्ग है नशे की गिरफ्त में वो भी बहुत ज्यादा है, उनके लिए क्या कहेंगे? और क्या आपने नौकरी पीरियड में कभी नशे पे ऐसा कोई देखा कि सर उसके आपके देखते देखते ही नशे के कारण ही उसकी दुर्घटना में कहीं कुछ उसको हताहत हुई हो, या फिर उसके घर में भी कोई वाद विवाद हुआ हो, नशे को लेकर परिवार बर्बाद हुआ हो, ऐसा कुछ है सर? जैसे आप जो बताएंगे तो एक हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को एक सीख मिल सके। देखिए, नशे, युवाओं को नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। उसके 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 एक तो मनोवैज्ञानिक कारण, नशा जो है वो दिमाग को भ्रमित कर देता है। आदमी की मेमोरी, उसका कोऑर्डिनेशन और पे नुकसान होता है, जिससे उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, पढ़ाई करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। तो इससे बहुत जरूरी है कि हम नशे से दूर रहें। अगर आपके शारीरिक और बौद्धिक क्षमता कम हो जाएगी तो आपको जीवन वैसी तमाम कठिनाइयां आने लगेगी। नौकरी मिलना दिक्कत हो जाएगा, काम करना, मेहनत का काम करने में दिक्कत जाएगी। तो युवाओं के लिए तो बहुत जरूरी है। इस पर जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे, मैं बस भोपाल में था, तो एक परिवार था, उसका जो मुखिया था, पुरुष, उसको नशे की लत लग गई थी, गांजे पीने की लत लग गई थी। वो लोअर मीडियम क्लास परिवार से था, एलआईजी जैसे कहते हैं। तो नशे के कारण जो घर में रोज रोज की लड़ाई झगड़े परेशानियां होती थी, और जो असुरक्षा की भावना थी, तो जो बड़ी लड़की थी वो किसी अन्य गुट के पुरुष के साथ भाग गई, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था। और लड़का जो था वो जो उसका छोटा लड़का था, उसकी पढ़ाई वढ़ाई प्रभावित हो गई, और अंत में वो परिवार जो है उसके बड़े बुरी हालत हुई। पुलिस ने कोशिश करी, लेकिन वो परिवार टूट गया आके। तो नशे के सामाजिक दुष्परिणाम भी बहुत हैं। इसको रोकना हमारे सभी के लिए जवाबदारी है, सभी की जरूरत। आज की ये केंद्रीय शासन ने संकल्प भी लिया है कि 2029 तक पूरे देश को नशा से मुक्त कर देंगे। इसके लिए पुलिस भी अपना काम कर रही है, और आशा है कि ये काम 2029 तक हो जाएगा। सर, ये तो नशे के बारे में हो गए, सारी चीजों के। मैं पुलिसिंग की नौकरी की बात करूं, मैं देखता हूं कई सारे मेरे दोस्त भी है पुलिस में, जिनसे मेरा बहुत अच्छा जान पहचान भी है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी लाइन ऑर्डर पे आप रहे होंगे और घर से भाभी का फोन आ रहा है बार बार, और आप टाइम से नहीं पहुंच पाए, आप बोले रहे होंगे कि आज बाजार चलेंगे, और लाइन ऑर्डर के चक्कर में नहीं जा पाए। तो सर, ठीक है, आप समाज के लिए होते हैं, फिर घर परिवार के लिए पुलिस कैसे समय निकालती है सर? इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे क्या? देखिए, पुलिस की एक ऐसी नौकरी है कि एक आम लोगों की धारणा है कि सैटरडे संडे आ रहा है तो हम कहीं मिलने चलते हैं, पिकनिक चले जाते हैं, बड़े शहरों में मॉल चले जाते हैं, क्लब चले जाते हैं, सैटरडे संडे आ रहा है, या कोई त्यौहार मना लेते हैं, तीज त्यौहार का है। तो सैटरडे संडे आते आते आदमी प्रफुल्लित हो जाता है, और उसके लिए वीकडेज जो हैं वो थोड़े परेशानी के रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑफिस है और तमाम चीज़ें रहती हैं। पुलिस में जो है ये समय
सारणी काम नहीं करती है। सैटरडे संडे को ज़्यादा काम रहता है, कहीं मेला आयोजित हो गया, कहीं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हो गया, तो पुलिस का सिस्टम उल्टा चलता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े त्यौहार हैं, होली है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, दशहरा है, छुट्टी पड़ती हैं, न्यू ईयर है, आदमी अपने घर चला जाता है, परिवार के साथ बिताता है, जबकि इसका पुलिस के लिए बिल्कुल उल्टा रहता है। दिवाली के दिन, दशहरा के दिन, होली के दिन ज़्यादा ड्यूटी रहती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन, उसके 1-2 दिन पहले से चेकिंग चालू हो जाती है, संदिग्धों के धरपकड़ के अभियान चालू हो जाता है। तो आदमी नेचुरल रूप से समाज किसी को तो जगना पड़ेगा, तो वो घर नहीं जा पाता है। तो अधिकांश पुलिसकर्मी दिवाली, होली वगैरह पूरे अपने नौकरी में बहुत कम मना पाते हैं। मेरे ख्याल में 90% नहीं जा पाते हैं। ऐसे सभी के साथ होता है, किसी भी स्तर पर। तो ये एक व्यवस्था या एक सिचुएशन है। सर, आपके साथ ऐसी कोई घटना कभी घटी कि आप घर पे बोले हो कि मैं आ रहा हूँ और फिर कहीं नौकरी या लाइन ऑर्डर में फंस गए ऐसा हो? हुआ है, ऐसा होता है, और कई लोगों के साथ होता है, सभी के साथ हुआ है कि घर में शादी थी, छुट्टी भी ले ली थी और गाड़ी से जाने का प्रोग्राम बन गया था, लेकिन आखिरी समय पे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया और नहीं जा पाए, तो वो छुट्टी तो घर वाले चले गए और उनको भी बुरा लगा, सभी को बुरा लगा। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि नौकरी का स्वरूप ऐसा है जी। सर, जैसे अभी की जिला शांत चल रहा है, जैसे अभी चुनाव वगैरह कुछ भी नहीं है, जब आचार संहिता होता है तब फिर पुलिस के ऊपर कैसी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है सर? उस टाइम पे कैसे वर्क आ जाते हैं? देखिए, आचार संहिता के समय मेहनत बढ़ती है, पुलिस की मेहनत बढ़ती है। उसमें एक ये फायदा रहता है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जो केंद्रीय रिजर्व बल हैं, और दुनिया भर के और भी कई प्रकार के बल, SAF का बल, ये सब पुलिस को मिल जाता है। तो कुछ हद तक इसमें ड्यूटियां बढ़ जाती हैं, चेकिंग वगैरह में उनका मदद मिल जाती है। लेकिन ये है कि देखा जाए तो 25 से 50% काम बढ़ जाता है। सभी प्रकार की चेकिंग करनी होती, गाड़ियों की भी करनी होती, मादक पदार्थों की, और अपराधियों का लिस्ट भी निकालना होता होगा। अपराधियों की चेकिंग बढ़ जाती है, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई। तो एक चुनाव आयोग के एक्सपेक्टेशन रहते हैं और उनके टारगेट रहते हैं कि आपको समन वारंट की तामीली रहती है। तो सुबह से जो आदमी एक बार आ गया थाने पे, तो रात को जाते आते लेट हो जाता है, वो कई बार 11, 12, 1 बज जाता है। कुछ लोगों का तो हो जाता है, वो रात में गश्त भी रहती है, तो जा भी नहीं पाते हैं, तो लोड रहता है, तो करना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो पुलिस, अन्य विभागों की तुलना में पुलिस वालों की थोड़ी हेल्थ खराब रहती है। सर, अभी उज्जैन में वो आपके कुंभ लगने वाले हैं, अनूपपुर जिले से भी पुलिस यहाँ से जा रही है, आप उन्होंने कैसे ट्रेनिंग देकर भेज रहे हैं? और फिर जिले में हमारे बल भी कम हो जाएंगे, फिर कैसे सब कुछ होगा? थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में सर। देखिए, सिंहस्थ में बहुत बड़ा आयोजन हो, करोड़ों लोगों के आने की संभावना है उस महीने भर में। तो उसके लिए पुलिस बल जो है वो पूरा उज्जैन में एकत्रित होता है, हर जिले से बल जाता है, सभी लेवल के अधिकारी जाते हैं वहाँ पे। तो इसकी एक ट्रेनिंग चलाई जा रही लाइन में, 5 दिन की ट्रेनिंग हर हफ्ते चल रही, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 30 से लेके 35 लोगों का बैच रहता है, वो सभी स्तर के अधिकारी होते हैं, वो आरक्षक से लेके थाना प्रभारी तक। और इनको सिंहस्थ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पे साधु और भक्त रहते हैं, तो उनसे किसी प्रकार का उनसे बहुत जो है वो विनम्रता पूर्वक बात करनी है। ट्रैफिक की समस्याएं हैं, लोगों के रहने की समस्याएं, महामारी भी रोकनी है हमको, और तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। और उस समय हर जिले में 5 से 10% फोर्स कम हो जाता है, तो बाकी लोगों की उस अवधि में जो 1-2 महीने के लिए फोर्स जाता है, थोड़ी ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। उसमें एक पहलू ये रहता है कि हमको PTS जो हैं, स्कूल हैं, और इन सब का कुछ ट्रेंड बल मिल जाता है, तो उससे स्थिति कुछ सुधर जाती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ड्यूटी उस समय ज़्यादा रहती है। सर, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। जिले में कई होनहार युवा हैं, हमारे जिले में प्रतिभा की कमी है नहीं, जिले में
बहुत सारे होनहार युवा छात्र छात्रा युवा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, आपने तो पुलिस की नौकरी के बारे में सब कुछ बता ही दिया है। अगर एक छोटा सा संक्षेप में भी हो जाए कि वो तैयारी कैसे करें और जब वो पुलिस में आए तो किन बातों का ध्यान रखें अगर हो जाता है सिलेक्शन उनका, तो आप अपने अनुभव के साथ दो शब्द। देखिए, जो पुलिस में भर्ती होना चाहता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो विज्ञापन पढ़ ले। उसमें विज्ञापन में पूरा लिखा रहता है कि फिजिकल जो दक्षता है उसमें वो क्या क्या देखेंगे, और एग्ज़ाम होगा तो उसमें किन विषयों पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बहुत ध्यान से पढ़ लें और इनकी तैयारी करें। और ख़ासकर पुलिस में हाइट का मानक रहता है और सीना फुलाने के मानक रहते हैं, तो इनको ध्यान देके इनको अपन सुधार कर लें। अगर कुछ कमी है तो वो पूरी कर लें, क्योंकि पुलिस में केवल मेंटल के साथ फिजिकल दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको किसी को पकड़ने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई घटना है, जंगल में 10 किलोमीटर दूर है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, तो आपको पैदल जाना है, कोई और जाए ना जाए, पुलिस को जाना है। तो फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए और क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है उसमें कोर्स रहता है, तो उसके लिए न्यूनतम मानसिक आपके दक्षता भी होनी चाहिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना। तो इसके लिए पुराने पेपर देख लें, पिछले 10 साल के पेपर देख लें, पिछले सालों में जिन लोगों ने निकाल लिया है एग्ज़ाम या एग्ज़ाम दिया था, उनसे चर्चा कर लें कि हमें किस प्रकार से फिजिकल और पढ़ाई की क्या तैयारी करें। सर बस एक लास्ट है, इसके बाद अपन इंटरव्यू भी समाप्त करेंगे। मैं बोला सर, जो सफल व्यक्ति होता है वो बहुत मेहनत किया होता है, तब जाके वो सफलता के सीढ़ी पे, सफलता की कुर्सी पे बैठे होते हैं। जो आज के युवा मेहनत कर रहे हैं, कई बार उनका मनोबल टूट भी जाता है। अगर उन्हें सफल होना है तो उसका मूल मंत्र अगर दो शब्दों में भी उसको भी कह देते सर, तो ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती सर। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे युवा बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो 36% थी। आज हमारे यहाँ ओवरऑल 80% से ज़्यादा है। कई राज्य हैं वहाँ पे तो 99% शिक्षा का लेवल है। तो हमारे लिए एक एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने ये देखने में आया कि सेंट्रल सर्विस में 900 पोस्ट निकली हैं, लेकिन 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा। पुलिस में 9,000 की भर्ती निकली है तो 1.5 लाख लोगों ने आवेदन भरा है। तो एक पोस्ट पे औसत 200 से लेके 1000 का आदमी एक पोस्ट के लिए कंपटीशन में अपीयर होता है। तो जो सिस्टम है वो सिलेक्शन का नहीं, वो एलिमिनेशन का रह गया। ये आदमी एलिमिनेट करी जाते हैं। तो इसके लिए एक तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है। छोटी क्लासों से या कॉलेज के समय से ही कंपटीशन की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। करते भी हैं बड़े शहरों में जो सक्सेसफुल लोग हैं। IIT में 8वीं कक्षा से कोर्स आने लगा, IAS के लिए फर्स्ट ईयर से कोर्स आने लगा है कॉलेज को, कर रहे हैं लोग। तो एक तो जल्दी कर देना चाहिए, दूसरा हमें हार नहीं माननी है। कई बार दूसरी, तीसरी, चौथी बार में सिलेक्शन होता है, तो आदमी को लगातार लगे रहना जरूरी है। जी, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मेरे साथ अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब जी थे और उन्होंने युवाओं के बारे में एक अच्छा संदेश दिया है कि कभी हार नहीं माननी है। जब आप हार नहीं मानेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। नमस्कार।